नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानवापनी चैनल पे। पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास पे हमने यह चर्चा की थी कि जितने भी हमारे भाषा इतिहास से यानी हिंदी भाषा के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, वो सारी की सारी हमने आपको एक एक करके बताई थी। उससे बनने वाले सारे प्रश्न आपके समक्ष मिल गए होंगे, जिससे कि आपको हूबहू आराम से सरलता पूर्वक उसके उत्तर भी आप प्राप्त कर सकते हो। मतलब मेरी अपेक्षा है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि पिछले लेक्चर में, पिछली कक्षा में मैंने बताया था अंतिम में कि जो अगली कक्षा हमारी होगी, अगला जो लेक्चर हमारा होगा वह किस बिंदु पे होगा? लिपि पे होगा। किस टॉपिक पे होगा भैया? लिपि टॉपिक पे होगा, लिपि बिंदु पे होगा। तो लिपि हम आज लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। यह होती क्या है? सबसे पहले लिपि मतलब होता क्या है, कैसे यह पैदा हुआ? आज के पूरे लेक्चर का मैं आपको बता दूं, तीन ही बिंदु प्रमुख है। कौन कौन से? पहला बिंदु कि लिपि क्या है, दूसरी कि लिपि की विकास कैसे हुई, यानी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसका विकास क्रम क्या रहा और उसके विकास कैसे हुए। उसके बाद अंतिम जो आपका पॉइंट आता है, अंतिम बिंदु आपका आएगा कि लिपि में भारत में कितनी प्रकार की लिपियों का प्रचलन है, उनकी कुछ प्रमुख बातों को हम समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखते चलिएगा। पहली बात कि लिपि क्या होती है, तो इसकी बात देखिए कि भाषा को लिखने की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को लिपि कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। अब भाषा को लिखने का तरीका, आप जरा सोचो, मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको कराऊं कि आप भाषा के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी पॉइंट। क्या भाषा क्या होती है? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है। भाषा कितने प्रकार की होती है जब बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है व्यक्त भाषा, एक होती है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा का मतलब क्या? जिसको हम समझ सके, जो हमारी समझ में आता हो, जिसको हम देखकर कोई अर्थ निकाल सके, वैसी भाषा को हम क्या कहते हैं? व्यक्त भाषा कहते हैं। जिसको लिखा जा सके, जिसको लिखा जा सके, जिसको पढ़ा जा सके, वैसी भाषा को अव्यक्त भाषा कहते हैं, व्यक्त भाषा कहते हैं। और दूसरी जो भाषा का मैंने भाग बताया वह क्या था? अव्यक्त। व्यक्त का उल्टा, विपरीत। क्या बताया मैंने? अव्यक्त। ऐसी भाषा जिसको आप केवल और केवल देख सकते हो, सुन सकते हो, आप समझ नहीं सकते, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों की जो भाषा है वह अव्यक्त भाषा का हिस्सा है। कैसे है? तो आप समझो इस चीज को कैसे है कि पशु पक्षी जो अपनी भाषा बोलते हैं, पेड़ पौधे जो अपनी भाषा बोलते हैं, वो जो हवा का चलना है, तो हवा का जो चलना है, उसकी जो आवाज आती है, क्या वह आवाज आप समझ सकते हो कि क्या हवा बोलती है? या फिर जो पशु पक्षी क्या बोलना चाहते हैं आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। तो इसको हम अव्यक्त भाषा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्त भाषाओं में भी कितने प्रकार होते हैं। तो व्यक्त भाषाओं में तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रकार आपका होता है लिखित, दूसरा प्रकार होता है मौखिक और तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक। तीन प्रकार की भाषाएं आपके पूरे विश्व में बोली जाती है। कौन कौन सी? सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब इसमें सांकेतिक क्या होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि सांकेतिक केवल यह नहीं होता कि इशारे से, हाथ पांव के इशारे से आप, या फिर आंख यानी अपने अंगों के द्वारा आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल सांकेतिक नहीं होता। सांकेतिक के अंदर चित्र भी आते हैं, प्रतीक भी आते हैं। सांकेतिक भाषाओं के अंतर्गत, सांकेतिक भाषाओं के अंदर प्रतीक भी आते हैं। जैसे यातायात के चिन्ह क्या हैं? सांकेतिक भाषाओं के उदाहरण हैं। और वो क्या होते हैं? वो प्रतीक होते हैं। तो वह भी लिपि के तहत ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। उनकी भी अभी बताऊंगा कि वो भी कौन सी लिपि कहलाते हैं। मौखिक भाषा की भी अपनी लिपि होती है और लिखित भाषा की तो लिखने की पद्धति तो मैं यहां पे बता ही रहा हूं। तो ध्यान रखना, लिपि किसको कहते हैं? भाषा को लिखने की या फिर पढ़ने की या फिर उसको
प्रदर्शित करने की, सीधी सी बात की भाषा को प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जितनी भी लिपियां हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, उनकी अवस्थाएं क्या रही हैं, यानी उनका विकास किस अवस्था में हुआ है। जैसे आपकी उम्र की बात करूं कि एक व्यक्ति की अवस्था, उम्र कैसे ढलती है, तो सबसे पहले वह जन्म लेता है तो बाल्यावस्था, बचपन होता है उसका, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है बाल्यावस्था, फिर ऐसे बढ़ते चला जाता है तो युवावस्था, युवावस्था के बाद क्या होता है, वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो ये उसकी अवस्थाएं हैं, व्यक्ति के जीवन की अवस्थाएं। वैसे ही लिपि की भी अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही लिपि की एक अवस्था होती है जिससे वह प्रगाढ़ होते 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 एक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो जरा उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। तो लिखिएगा लिपि के विकास क्रम की अवस्थाएं। लिपि के विकास क्रम की अवस्थाएं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहली अवस्था होती है चित्रात्मक। पहली अवस्था जो प्रचलित हुई वह हुई चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि। अब ध्यान से समझिए भैया, चित्रात्मक लिपि क्या, अभी मैंने आपको बताया ना कि सांकेतिक भाषा में चित्र आप देखते हो, कोई कलाकार आपके सामने एक पेंटिंग बनाकर, एक पोस्टर बनाकर, एक अपना चित्रकार जो है अपना चित्रकला आपके समक्ष रखता है, तो आप उस चित्रकला को देखकर, उसके पेंटिंग को देखकर आप यह अंदाजा लगाते हो कि यह प्राकृतिक दृश्य का चित्र है, यह किसी भूकंप का परिदृश्य दिखाया जा रहा है, यह किसी पहाड़ के ऊपर झरने का दृश्य दिखाया जा रहा है। यह आपको पता कैसे चलता है? वह चित्र लिपि का प्रयोग करता है, इसलिए आपको पता चलता है। जैसे मान लो एक चित्रकार ने किसी विषम परिस्थिति के अंतर्गत एक बालक को साहसी रूप में प्रदर्शित किया है, तो वहां पर वह अपनी कहानी को लिखने का तरीका क्या लिया? चित्र को बनाया उसने चित्र को क्या बनाया? चित्र को अपना माध्यम बनाया कि वह जो चित्र उसने बनाया है वह एक कहानी की तरफ आपको संकेत करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात चित्र के माध्यम से कहने की कोशिश करता है तो वहां पर चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अगला जो पार्ट होगा, यानी चित्रात्मक लिपि के बाद जब लिपियां आगे बढ़ती है, थोड़ा सा उसमें सुधार होता है, थोड़ा सा उसका विकास होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है और वो प्रतीक लिपि में हो जाती है। किस में हो जाती है? प्रतीक लिपि या फिर प्रतीकात्मक लिपि। प्रतीक लिपि। अब ये प्रतीक लिपि क्या है? देखिए, चित्र लिपि, जैसे कोई चित्र किसी ने बनाया, मान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाया गया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर उसे प्रदर्शित किया गया। तो उस चित्र को देखकर आप क्या क्या अंदाजा लगाते हो? केसरिया कलर है तो कहते हो शौर्य का रंग है, शौर्य प्रदर्शित करता है। सफेद है तो शांति को, हरा है तो हरियाली को, और जो चक्र है उसमें वो नीले कलर का जो चक्र आपको दिखता है उसमें 24 तीलियां हैं, तो आप उसके अलग संदेश निकालते हो। तो वो तो आपके क्या हो गए? चित्रलिपि के द्वारा आपने अर्थ निकाला। लेकिन जब उसको आपने, जैसे केसरिया कलर को आपने शौर्य का प्रतीक मान लिया, बोल दिया कि केसरिया बराबर क्या? शौर्य। सफेद बराबर क्या? शांति। तब वहां पर आपने प्रतीक लिपि का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? प्रतीक लिपि का प्रयोग कर दिया। यानी अगर आप भारतीय हो तो वह जो भारतीय होने की पहचान है वह प्रतीक लिपि के अंतर्गत आएगी। ध्यान रखना, ठीक है। प्राचीन काल में प्रतीक लिपि का प्रयोग बहुत अधिक होता था, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके आगे बढ़ के और जानते हैं। इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो एक और लिपि का विकास हुआ। उस लिपि को हम क्या कहते हैं भैया? तो ध्यान से समझो, भाव लिपि। क्या बोला जाता है? भाव लिपि, यानी भावात्मक लिपि।
अब ये भावात्मक लिपि या फिर भाव लिपि क्या है? तो ध्यान देना कि भाव लिपि या फिर भावात्मक लिपि उसे कहते हैं जहां पर ये प्रतीक आपके भावनाओं के अंतर्गत आने लगे। यानी सबसे पहले चित्र बना तो वह चित्र लिपि हो गई, उन चित्रों को आपने प्रतीक रूप में लिया तो वो प्रतीक लिपि हो गई। अब वही प्रतीक क्या हुए, आपकी भावना पक्ष को प्रदर्शित करने का जब काम करने लगे तो उसे हम भाव लिपि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाव लिपि कहेंगे। समझ में आई बात? जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की ही मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको कि राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना तो वो चित्रात्मक, उसको प्रतीक मान लिया तो प्रतीकात्मक, और जब वह आपकी भावना के अंतर्गत आ गया कि यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, इसका सम्मान होना चाहिए, तो वह भावलिपि का प्रकरण हो गया। वह क्या हो गया? भावलिपि का प्रकरण हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं भावलिपि का प्रकरण? देखो, हमारी भावनाएं क्या है? हमारे विचार हैं, और विचार को प्रकट किससे? भाषा से। भाषा को अगर भाव प्रकट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? भावलिपि बोलेंगे। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, अगला भाग जो आता है इसका भावलिपि के बाद, भावलिपि के बाद आता है एक इसका विकास होगा, और इसका जब विकास होगा तो भावनाएं क्या हो गई हमारी? उन्होंने कुछ ध्वनियों का आकार ग्रहण कर लिया। ध्वनियों का आकार ग्रहण कर लिया तो ध्वनि लिपि या फिर ध्वन्यात्मक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ध्वनि लिपि, या फिर उसी को ध्वन्यात्मक लिपि भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि लिपि या फिर ध्वन्यात्मक लिपि। यानी उन भावनाओं को जब हम बोलकर प्रदर्शित करने लगे तो हमारे मुख से जो ध्वनियां उत्पन्न होने लगी, यानी उनको हमने ध्वनि के रूप में आकार देने लगे हम, तो उसको हम ध्वन्यात्मक या फिर ध्वनि लिपि बोलने लगे। ठीक है। अब इस ध्वनि लिपि के बाद जब क्रम बढ़ा तो इस ध्वनियों को हमने क्या कर दिया? उकेरना शुरू किया, कागज के ऊपर लिखना शुरू किया, पत्थरों के ऊपर जड़ना शुरू किया। तो उस लिपि का प्रदर्शन जब हम करने लगते हैं तो हम उसको वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक लिपि बोलते हैं। वर्णात्मक या फिर अक्षरात्मक लिपि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यानी जब उसकी संरचना हम हूबहू कर देते हैं कि हमने वर्ण के रूप में एक सिंबॉलिक वर्ण के रूप में, एक अक्षर के रूप में जब हमने उसको लिख दिया तो वह फिर वर्णात्मक हो जाता है, अक्षरात्मक हो जाता है। तो लिपि, किसी भी भाषा की लिपि का जो विकास होता है ऐसी अवस्थाओं के साथ होता है। सबसे पहले उसका चित्र बनता है, चित्र के बाद वह प्रतीक रूप में आता है, प्रतीक रूप के बाद वह भाव रूप में आता है, और भाव के बाद वह ध्वनि का संदोहन होता है। ध्वनि के रूप में वह अपने आप को परिलक्षित करता है, और उसके बाद वर्ण बनता है। तो यह क्रम हुए किसके? लिपि के विकास की अवस्थाएं ऐसी होती हैं। ध्यान रखना, लिपि एकाएक नहीं बन जाती। यानी हमने ये जो क बनाया होगा, इस क बनाने के लिए हमने इस सारे की सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ा होगा कि पहले चित्र होगा, फिर प्रतीक होगा, फिर भाव होगा, फिर इसकी ध्वनि आई होगी, और ध्वनि के बाद इसका वर्ण आया होगा। तो ये जो क आप पूरा का पूरा लिखते हो, इसको बनने में इन क्रियाओं से गुजरना पड़ा होगा। ए अगर आप लिखते हो तो ए लिखने में इन सारी क्रियाओं से इसको गुजरना पड़ा होगा। तो यह विकास क्रम की अवस्थाएं थी लिपि की। ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में या फिर पूरे विश्व में लिपियों का विकास कैसे हुआ। लिपियों का विकास कैसे हुआ और कौन सी लिपियां सबसे पुरानी मानी जाती हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, एक एक पॉइंट देखते जाइएगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, तुरंत मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग देखते चलिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट जो है वह लिखिए कि लिपि का विकास। अब लिपि का विकास मैं बता रहा हूं, अवस्था नहीं बता रहा हूं। पहले मैंने अवस्था बता दी कि लिपियों का विकास कैसे होगा, वह अवस्था क्या होगी, लेकिन अब बता रहा हूं कि लिपियों का विकास हुआ कैसे, कौन सी लिपि सबसे पहले आई, उसके बाद उससे कैसे कैसे विकास हुआ, यह बात हम करेंगे। तो लिपि का विकास कैसे विकास हुआ। सबसे पहले देखिए कि पूरे विश्व में 3 लिपियां ऐसी हैं जिनको सबसे प्राचीन मानी जाती है। 3 लिपियां ऐसी हैं जिनको सबसे प्राचीन मानी जाती है। कौन कौन सी हैं? तो पहली लिपि का नाम है
पहली लिपि का नाम है ब्राह्मी। पहली लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी। और दूसरी लिपि का नाम है आपके लैटिन। ठीक है। और उसके बाद तीसरी लिपि का नाम क्या है भैया? तो एक लिपि और है हिब्रू। इन तीन लिपियों को जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा कि इन तीनों लिपियों को हम पुरानी लिपियां कहते हैं, सबसे प्राचीन लिपियां। क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण है। देखो, भारत देश या फिर जितनी भी आपके हिंदी, संस्कृत या फिर ऐसी भाषाएं जो कि आपकी देवनागरी वर्तमान में जो बोली जाती है, वो मानी जाती है कि ब्राह्मी लिपि से क्या हुई है? परिलक्षित है, ब्राह्मी लिपि से पैदा हुई है। यानी उनकी लिपियां कहां से बनी? ब्राह्मी लिपि से बनी है। ठीक है। जो आपके यूरोपीय कंट्रीज की भाषा, यूरोपीय देशों की जो भाषाएं आपकी हैं, अंग्रेजी हो गई, आपकी फ्रांसीसी हो गई, ये सारी भाषाएं, जो आपकी फ्रेंच भाषा लैंग्वेज हो गई, ये सारी जर्मन, ये समस्त भाषाएं किसमें होती हैं? लैटिन से इनकी लिपियां प्रभावित हैं। इनकी लिपियां किससे प्रभावित है? लैटिन लिपि से प्रभावित है। ये लैटिन उधर की सबसे प्राचीन लिपियों में से मानी जाती है। अब बात करते हैं हिब्रू की। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज की, जितनी भी इस्लामिक देशों की भाषाएं हैं आपके समक्ष, जो अरबी, फारसी, उर्दू, ये सारी भाषाएं जितनी हैं, इन भाषाओं की जो प्राचीन लिपि, यानी जो लिपियां इनकी हैं, वह लिपियां किससे पैदा हुई हैं? हिब्रू से पैदा हुई हैं। यह ध्यान रखना। हिब्रू का मतलब ही क्या होता है? हिब्रू का मतलब ही होता है जन्नत, यानी अल्लाह को कहते हैं। ठीक है। तो इससे मतलब जन्नत। अगर ब्राह्मी से देखो तो आपको पता होगा कि भारत देश में ब्राह्मी, इसका मतलब होता है ब्रह्म से पैदा हुई, यानी ब्राह्मी। तो ऐसा माना जाता है कि यह लिपियां जो है प्राचीन लिपियां रही होंगी। इसमें हमें चर्चा किस पे करनी है? ब्राह्मी पे करनी है। क्यों नहीं लैटिन और हिब्रू पे करनी है? लैटिन और हिब्रू पे थोड़ी बहुत चर्चा होगी जब आगे मैं भारत में प्रचलित प्रमुख लिपियों के बारे में चर्चा करूंगा, तो उसमें एक एक पॉइंट केवल आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम पढ़ नहीं रहे, लिपियों का इतिहास तो हम पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए हमें ब्राह्मी के बारे में केवल पढ़ना होगा। क्योंकि ब्राह्मी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, लैटिन से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, हिब्रू से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। और अगला पॉइंट जो हमारा होगा, अगला हेडिंग जो हमारा होगा, वो होगा ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में जरा लिखिएगा कि ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, और इसके आज वर्तमान में इसके कौन से परिदृश्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में हो गया था। 7वीं से 11वीं सदी के मध्य भारत के भाषाओं की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ब्राह्मी थी। अब ध्यान रखो, कब से कब तक बोल रहा हूं मैं? 7वीं से 11वीं सदी। 7वीं सदी से इसका प्रारंभ माना जाता है। 11वीं सदी तक इसका चरम पर विकास हुआ। उसके बाद इसका नाम बदल गया। ध्यान रखना। तो अभी केवल इतना ध्यान रखो कि इसका विकास कब से कब है? 7वीं सदी से 11वीं सदी तक। उसके बाद जब यही ब्राह्मी लिपि जब गुप्त काल में प्रवेश करती है, तो गुप्त काल में क्या हुआ भैया? गुप्त काल में इसके प्रमुख दो भाग हो गए। कितने भाग? 2 भाग हो गए। कौन कौन से भाग हुए भैया? जरा ध्यान से समझो। इसके प्रमुख 2 भाग हो गए। कौन कौन से? तो उत्तर भारत की तरफ उत्तरी ब्राह्मी बोला गया। उत्तर भारत की तरफ उत्तरी ब्राह्मी, ध्यान रखना इसको। और दक्षिण भारत की तरफ क्या हो गया? दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक।
अब जरा इसको ध्यान से देखो, समझो इस चीज को कि उत्तरी ब्राह्मी को क्या कहा गया। उत्तरी ब्राह्मी आगे चल के इसी से किसका विकास हुआ, तो इसी से आपका नागरी नामक एक नागरी नामक लिपि का विकास हुआ। तो इसी को कालांतर में बाद में आगे चलकर क्या बोला गया, नागरी लिपि बोला गया। उत्तरी ब्राह्मी को ध्यान रखना, जो उत्तर भारत की थी उसको बोला गया नागरी, और जो दक्षिण भारत में थी इससे अलग अलग कई प्रकार की लिपियां पैदा हुई। कौन कौन सी प्रमुख थी, तो उसमें तमिल जिसको हम कलिंग भी बोलते हैं, तमिल को कलिंग, इसका पुराना नाम क्या था, कलिंग था। ध्यान रखना, इसका पुराना नाम क्या था, कलिंग था। उसके बाद तमिल के बाद क्या, तेलुगु। और ध्यान रखना तेलुगु की लिपि ही तेलुगु होती है, तमिल की लिपि ही तमिल होती है, ठीक है, यहां पे भ्रमित मत हो जाना। उसके बाद कन्नड़, यह मत कह देना कि सर इसकी भी देवनागरी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत की देवनागरी होती है, ये भी संस्कृत की तरह लगते हैं तो इनकी भी देवनागरी होती है। नहीं, इनकी लिपियां जो लिख रहा हूं वो लिपियों का नाम है, भाषाओं का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दक्षिणी ब्राह्मी से कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ। तो तमिल लिपि का, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि आदि लिख लीजिए आगे, आदि लिपियों का विकास हुआ। यानी दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनकी लिपियों का विकास किससे हुआ, दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, यहां तक की पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। यहां तक के पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। चलिए देखते हैं कुछ चीजें। अब अगली चीज हमारी होगी, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि भारत में कितने प्रकार की लिपियां बोली जाती हैं और उनके कुछ टर्म्स जानेंगे, उनके कुछ नियम जानेंगे, पॉइंट वाइज, विषय बिंदु वाइज हम बिंदुओं के हिसाब से जानेंगे कि उनके प्रमुख बिंदुएं क्या हैं जिनसे आपको जानना, जिनको जरूरी है। तो चलिए पहला पॉइंट उसमें लिखते हैं, पहली लिपि का नाम जो लिखना है वह लिखिए। पहली हेडिंग डालिएगा देवनागरी लिपि, हैशटैग कर लीजिएगा सबसे पहले ऐसे कि भारत में प्रयुक्त भाषाओं की लिपियां। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन कौन सी होती हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे आप क्या, देवनागरी। देवनागरी, अब देवनागरी में जरा समझिएगा कि भैया देवनागरी लिपि क्या है, कैसे पैदा हुई, इसके लक्षण क्या है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको जानना जरूरी है। देखिए देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जो कि आपकी प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है, ध्यान रखना। और ऐसा समझा जाता है कि यह जो लिपि है यह प्राचीन काल में कहीं ना कहीं विद्यमान थी। और देवनागरी कहने का अर्थ है कि देवताओं की लिपि, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है हमारे उत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा। अब समझिए एक चीज कि सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका होगा कि इस लिपि में सर्वाधिक भारतीय भाषाएं प्रयोग होती हैं। सर्वाधिक भारतीय भाषाएं प्रयोग होती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या किया जा रहा है कि यह लिपि जो है सर्वाधिक भारतीय भाषाओं के लिए प्रयोग में आती है। यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें से तकरीबन 90% भाषाएं किसके लिए प्रयोग, किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पहला पॉइंट तो यह हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए,
उसके बाद इसमें एक चीज और है कि कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं जो कि इसके अंतर्गत क्या होती है, बोली जाती है। यह भी पॉइंट समझ लीजिएगा, कुछ विदेशी भाषाएं भी इसमें होती है, भारतीय ही नहीं, कुछ विदेशी भाषाओं की भी लिपियां देवनागरी होती है। कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं तो देखिए जरा कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले इसमें संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, फिर हिंदी हो जाएगी आपकी, उसके बाद भैया सिंधी हो जाएगी, सिंधी के बाद कोंकणी भाषा एक होती है, कोंकणी हो जाएगी। आपकी पाली भाषा की भी लिपि जो है वो क्या थी, पाली भाषा की भी लिपि क्या थी, देवनागरी थी। इसका पुराना नाम जो था, इसका जो पुराना नाम था, प्रकृति तो वही है, प्रकृति तो क्या है, स्वभाव इसका वही है जो प्राचीन काल में जो था, केवल और केवल इसका नाम बदला। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पाली हो गई, प्राकृत भाषा भी इसी में लिखी जाती थी, प्राकृत भाषा भी क्या होती थी, इसी में लिखी जाती थी। आगे देखिए जरा कि जैसे कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा, आपकी कश्मीरी भाषा भी इसी में लिखी जाती है। उसके बाद नेपाली हो गई, नेपाली हो गई, गढ़वाली हो गई, आपकी बोडो हो गई, और आदि लिख लीजिएगा। समझिए जरा, इतनी भाषाएं आपकी क्या होती हैं, देवनागरी में लिखी जाती हैं। ये भाषाएं ऐसी हैं जिनको हम देवनागरी में लिखते हैं, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कोंकणी, पाली, प्राकृत, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो आदि भाषाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे पूछा कौन कौन सा गया है, तो प्राचीन एग्जाम में आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप उठा के चेक करोगे तो संस्कृत के बारे में, हिंदी के बारे में, पाली के बारे में और सिंधी के बारे में, इन चार के बारे में आपसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनकी लिपियां क्या हैं, इनकी लिपि बताइए। तो ध्यान रखना, इन चारों की लिपि आपकी देवनागरी है। हो सकता है इस बार कश्मीरी के बारे में पूछ दे, क्योंकि कश्मीर जो है इस बार जम्मू कश्मीर पिछले 370 हटने के बाद से इसके ऊपर ज्यादा लोगों का प्रश्न आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर इससे प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो जरा कि इसके बाद इसे दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लो, दूसरा पॉइंट नोट करो, इसमें दूसरा पॉइंट नोट करो कि इसका नाम नागरी भी है, नागरी भी है, यानी इसको नागरी भी बोला जाता है। ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शन में आपके आता है कि हिंदी की लिपि बताइए और उसमें देवनागरी ना हो के नागरी है, तो आप इस पे ही सही लगाना, वहां पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगली पॉइंट देखो, अगला पॉइंट नोट करो। तीसरा पॉइंट क्या है भैया कि यह एक अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि है। यह एक अक्षरात्मक लिपि है। क्या बोला गया, यह एक अक्षरात्मक लिपि है। जब अक्षरात्मक लिपि बोला जाता है तो अक्षरात्मक का मतलब क्या, मैंने बताया था आपको अभी कि लिपियों की अवस्थाओं में, यानी यह अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित होने वाली एक लिपि है। ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या पॉइंट आएगा हमारा भैया, चौथा पॉइंट आएगा। चौथा पॉइंट नोट कीजिए। चौथा पॉइंट हमारा आएगा कि इसे किधर से, दाएं से बाएं लिखा जाता है, सॉरी बाएं से दाएं, यानी बाएं हाथ की तरफ से और दाहिने हाथ की तरफ लिखते हैं हम। यानी जब आप पेज पकड़ोगे, पेज पे कैसे लिखते हो, बाएं साइड से शुरू करते हो, बाएं सिरे से शुरू करते हो और दाहिने सिरे की तरफ इसका अंत करते हो। यानी ध्यान रखना कि इसे बाएं से दाएं, बाएं से दाहिने या फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब ध्यान दो जरा
कि इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, यह पॉइंट जरूर लिख लेना, क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि देवनागरी लिपि को किस तरह से लिखा जाता है, यानी या फिर देवनागरी लिपि को लिखा जाता है, और उसमें आपको बताना होगा कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखना। यह 4 पॉइंट मैंने बताए। अब अगला पॉइंट नोट कीजिएगा जरा, अगला पॉइंट नोट कीजिए। 5वां पॉइंट इस बिंदु में होगा आपका। 5वां पॉइंट नोट कीजिएगा कि इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर होते हैं। अब ध्यान रखना कि इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर पाए जाते हैं। इसमें 52 अक्षर पाए जाते हैं, जिसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जिसमें कुल 14 स्वरों की गिनती होती है और 38 व्यंजनों की गिनती होती है। यहां पर यह डिस्कस मैं नहीं करूंगा, वर्णमाला में आपको बताऊंगा कि वह 14 स्वर कैसे कह रहा है और आपके 38 व्यंजन कैसे कह रहा है। ठीक है, यहां पर केवल इतना जानो कि यहां पर कितने स्वर, 14 स्वर बताए गए हैं और 38 व्यंजन बताए गए हैं। ठीक है, यह पॉइंट लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो वर्णमाला में भी इस पॉइंट का जिक्र हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। तो यह पॉइंट लिखने के बाद एक और पॉइंट इसमें लिखो आप लोग कि यह ब्राह्मी लिपि से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई है, यानी इसकी उत्पत्ति किससे, तो ब्राह्मी लिपि से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला देखो जरा, अगला पॉइंट देखो कि इसमें, अगला पॉइंट नोट करो, 7वां पॉइंट, इसमें अक्षरों के ऊपर शिरोरेख, इसमें अक्षरों के ऊपर शिरोरेख दिया जाता है। अक्षरों के ऊपर शिरोरेख दिया जाता है। अब ये शिरोरेख क्या होता है भैया, ध्यान रखो जरा, ये शिरोरेख क्या होता है, यानी आप कोई भी अक्षर हिंदी का या फिर कोई भी अक्षर आप हिंदी का लिखते होंगे तो आप देखते होंगे, जैसे ये क लिखता हूं तो ऐसे नहीं लिखता हूं, इसके ऊपर क्या देता हूं, एक लाइन दिया जाता है। अगर यह लाइन नहीं दिया गया है तो अक्षर पूर्ण नहीं माना जाता है, कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को, ये जो ऊपर की तरफ हम लाइन देते हैं तो इसी लाइन को हम शिरोरेख बोलते हैं। इसी लाइन को क्या बोला जाता है, शिरोरेख बोला जाता है। ठीक है, यानी शिखर पर, ऊपर, सिर के ऊपर दी गई रेखा को ही क्या बोलते हैं, शिरोरेख बोलते हैं। तो यह भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा पड़ेगा, जो दूसरा बिंदु हमारा पड़ेगा, दूसरी जो लिपि के बारे में हमें लिखनी है वह नोट कीजिए। दूसरी लिपि हमारी होगी, एक सेकेंड लिखिए आप, खरोष्ठी। खरोष्ठी के पहले ब्राह्मी के बारे में भी लिख लीजिए। ब्राह्मी लिपि के बारे में जरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम खरोष्ठी लिपि के बारे में भी समझेंगे। देखिए, ब्राह्मी लिपि की बातें मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी थी कि सबसे प्राचीन लिपि है। 7वीं से 11वीं शताब्दी में उसका क्या हुआ, उसका विकास हुआ। यह भी बताया था कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त काल में 2 लिपियां बनी, एक उत्तरी ब्राह्मी बोली गई, एक दक्षिणी ब्राह्मी बोली गई। लेकिन यहां पर मैं कुछ अलग से पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट कि एक प्राचीन लिपि है, यह एक सबसे प्राचीन लिपि है।
यह एक सबसे प्राचीन लिपि है। अब ध्यान दो जरा कि यह एक सबसे प्राचीन लिपि है। मैंने आपको बताया भारत देश में तो सबसे प्राचीन है ही, विश्व में भी यह देखा जाए तो लैटिन और हिब्रू के साथ साथ यह भी एक क्या है, प्राचीन लिपि है। यह पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट नोट करो जरा इसमें, दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए इसका कि बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार किसमें हुआ, ब्राह्मी लिपि में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार ब्राह्मी लिपि में हुआ। अब ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, बौद्ध धर्म का प्रचार ब्राह्मी लिपि में हुआ। इसके पहले वाले पॉइंट में जरा याद कीजिए कि देवनागरी में मैंने क्या बताया था आपको, कि देवनागरी लिपियों में मैंने बताया था कि भारत की सर्वाधिक भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं या फिर उसमें प्रयोग होती हैं, और उसमें मैंने प्राकृत भाषा बताई थी, पाली भी बताई थी। और बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ था, यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए थे वो किस धर्म में, किस भाषा में दिए गए थे, वो आपके दिए गए थे पाली भाषा में। तो अगर पाली भाषा में दिए गए थे और मैंने बताया कि पाली देवनागरी में बोली जाती है, तो फिर यहां पर मैंने ब्राह्मी क्यों लिख दिया। तो यह पॉइंट ध्यान रखना कि देवनागरी किससे पैदा हुई है, ब्राह्मी से पैदा हुई है। तो देवनागरी के पुरानी नाम से, देवनागरी के पुराने नाम से, पुराने रूप से ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। ध्यान रखना इस पॉइंट को, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, यह जरूर ध्यान रखना, अशोक ने अपने लेखों में इसे क्या नाम दिया है, अशोक ने अपने लेखों में इसे धम्मपद नाम दिया है। इसीलिए मैंने बताया ना, और यह धम्मपद पाली भाषा में लिखा गया था। तो मैंने बताया ना कि धम्मपद की रचना किस भाषा में की गई थी, पाली में की गई थी। और यह धम्मपद किसके लेख थे, तो अशोक के लेख थे, अशोक ने लिखवाए थे। जब अशोक ने धम्मपद लिखवाए तो वह कौन सी लिपि में लिखवाए, ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। ध्यान रखना इसे धम्मपद कहा है, यह पॉइंट भी नोट कर लो। यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि अशोक ने अपने लेखों में ब्राह्मी लिपि को क्या कहा है, तो धम्मपद कहा है। और दूसरा क्वेश्चन यही बना है कि धम्मपद की भाषा क्या है, तो धम्मपद की भाषा पाली है। ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। यह आपकी ब्राह्मी लिपि के कुछ परिचय थे, अन्य परिचय। अगला लिपि, अगली लिपि जो है हमारी, वह लिखिएगा खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी। अगली लिपि हमारी होगी खरोष्ठी लिपि, जो भारत में प्रसिद्ध है। खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी लिपि क्या होती है, कैसे होती है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि खरोष्ठी लिपि को प्राचीन काल में क्या नाम दिया गया, यानी और किस नाम से इसको हम जानते थे। तो सबसे ज्यादा इसको नोट कर लेना, पहला पॉइंट कि इसे गंधारी लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधारी लिपि। इसे गांधारी लिपि, गंधारी लिपि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गंधारी लिपि नाम आ जाए या फिर खरोष्ठी आ जाए, दोनों एक ही है, यानी गंधारी लिपि इसका नाम है। दूसरा नाम इसका क्या है, गंधारी लिपि। अगला पॉइंट देखो, अगला इसको और क्या कहते हैं भैया, इसे एक और नाम दिया जाता है, वह भी नोट कर लो। इसे खरपोस्त, खरपोस्त या इसे खरपोस्त या गधे की लिपि, खरपोस्त या गधे की लिपि। और ध्यान देना सही बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, गधे की लिपि,
इसको खरोष्ठी को गधे की लिपि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बता रहा हूं, पहले नोट कर लो इसको कि इसे खरपोस्त या फिर गधे की लिपि भी कहा जाता है, कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये खरपोस्त या फिर जो आप मन में आ रहा होगा कौतूहल कि सर ये गधे की लिपि क्या होती है, हाँ, फिर तो हम सबसे हंसी मजाक करें थोड़ा, है ना। तो देखिए आगे कि पहले अगला पॉइंट नोट कर लेते हैं, सारे इसके पॉइंट खत्म करते हैं, मैं फिर समझाता हूं। देखिए इसके बाद है कि इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, सॉरी दाएं से बाएं लिखा जाता है, उल्टा। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, कुषाण काल, ध्यान रखना, एक समय था, जैसे गुप्त काल मैंने बताया, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का बहुत प्रसार था, तो गुप्त काल के समय ही एक खरोष्ठी लिपि भी थी जिसका कुषाण काल के समय से ही प्रचलन चल रहा था। ध्यान रखना, कुषाण काल के समय से ही इसका भी प्रचलन था। तो ध्यान रखना, खरोष्ठी लिपि कुषाण काल में अपने चरम पे थी, अपने चरम पे थी। और यह भी इसमें ध्यान रखना एक पॉइंट कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला वाले क्षेत्र में, तक्षशिला वाले क्षेत्र में इसमें एक धर्मपरायण धर्मराजिका नामक स्तूप है, वहां पर खरोष्ठी लिपि के लेख पाए जाते हैं। तो यह पॉइंट नोट कर लो आप कि इसके लेख, इसके लेख धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप तक्षशिला, तक्षशिला में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब ध्यान रखो कि धर्मराजिका स्तूप तक्षशिला में इसके लेख पाए जाते हैं खरोष्ठी लिपि के, और कुषाण काल में इसका सबसे अधिक प्रचलन था। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब देखो इसको गधे की लिपि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि इसकी जो लिखावट होती है, जो इसकी संरचना होती है, जब देखते हैं इसको हम, तो इसकी संरचना में भाषा विज्ञानियों ने हमें बताया है, जो ये धर्मराजिका स्तूप के ऊपर जब इसको पाया गया और इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर खोजबीन हुई, तो हमारे धर्म विज्ञानियों ने इसको बताया कि ऐसा है भैया कि यह जो लेख है, इसकी जो लिपि है, वह देखने में संरचना इसकी कैसी है, गधे के मुंह के तरह है। यानी गधे का मुंह जो आगे से ऐसे ठूंठ निकला होता है ना, उसी ठूंठ की तरह बोला गया कि खरोष्ठी लिपि की आकार संरचना वैसी है, तो इसीलिए इसको हमने गधे की लिपि कह दिया। तो इसीलिए ध्यान रखना, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कम करना, ठीक है। नहीं तो हो सकता है विद्वान जनों की सभा में बैठे हो तो हो सकता है तुमसे बोल दिया जाए कि तुम तो गधे की लिपि लिखते हो, तो फिर क्या होगा, हंसी के पात्र भी बन जाओगे। तो ध्यान रखना कि गधे की लिपि इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर लो कि यहां पे नोट कर लेना ऊपर, यह अरमाइकी लिपि से प्रभावित है। एक लिपि का नाम लिख लो, अरमाई, आर्मेई या फिर इसको अरमाइकी भी बोलते हैं, अरमाइकी, दोनों नाम इसका है, ध्यान रखना, आर्मेई या फिर अरमाइकी लिपि से प्रभावित है। प्रभावित है, ये पॉइंट नोट कर लो। क्यों? क्योंकि देखो अरमाई क्या है या फिर अरमाइकी क्या है, जो हिब्रू मैंने बताई थी ना, हिब्रू जो बताई थी लिपि आपको, उसी हिब्रू का आगे चल के नाम पड़ा अरमाई, और अरमेई से ही अरमाइकी, दोनों नाम एक ही हैं। तो ध्यान रखना, हिब्रू से बना है अरमेई और अरमाइकी, और इस अरमाई से आपकी खरोष्ठी लिपि प्रभावित है, या फिर ऐसे कहूं कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो अरमेई लिपि से हुई है। ये थी हमारी तीसरी लिपि, खरोष्ठी। अब अगली लिपि हम देखते हैं कौन सी है भैया। अगली लिपि हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है,
चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा, चौथी लिपि के बारे में लिखिएगा फारसी। सॉरी, गुरुमुखी लिख लीजिए, फिर फारसी के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। पहले गुरुमुखी देखिए, गुरुमुखी लिपि भारत में प्रचलित एक ऐसी लिपि जो कि विशेष भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए? एक विशेष भाषा के लिए या फिर एक विशेष वर्ग के लिए की भाषा के लिए इसका निर्माण किया गया, इसको गुरुमुखी नाम दिया गया। सबसे पहले लिख लीजिए कि यह ब्राह्मी लिपि से प्रभावित है या फिर ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा, यह ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा भैया? दूसरा पॉइंट होगा कि यह पंजाबी, वर्तमान में लिखिएगा, वर्तमान में पंजाबी सिंधी, वर्तमान में पंजाबी सिंधी आदि भाषाएं गुरुमुखी में प्रयोग होती हैं। प्रयोग होती हैं। अब जरा समझिए इस पॉइंट को कि वर्तमान में जो पंजाबी सिंधी है, अब मैंने सिंधी आपको याद होगा तो देवनागरी में भी बताई थी कि देवनागरी में भी सिंधी भाषा मैंने लिखी थी। तो भैया ये सिंधी अगर देवनागरी में तो फिर गुरुमुखी में कैसे? तो यह वर्तमान में विकसित तो हो रही है, उसमें यह कन्वर्ट हो रही है। तो ध्यान रखना, इसका परिवर्तन हो रहा है देवनागरी से गुरुमुखी में, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखना कि इसके प्राचीन रूप गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। अब ध्यान रखना कि इसके प्राचीनतम रूप कहां पे मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। यह पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, पांचवा जो आपके यहां लिपि प्रदर्शित है वह कौन सी लिपि है, तो उसके बारे में भी लिख लो। ध्यान से देखिएगा, पांचवी लिपि है शारदा लिपि। कौन सी है? शारदा लिपि। शारदा लिपि भैया कौन सी होती है, क्या होती है, जरा देखिए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि शारदा लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न हुई है। शारदा लिपि किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। अब ध्यान दो जरा इसको कि शारदा लिपि किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें नोट करो, कि वर्तमान में कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा है। अब ध्यान दो जरा, यहां पर कश्मीरी भाषा मैं बोल रहा हूं, कश्मीरी भाषा देवनागरी में भी मैंने आपके लिए बोला था। अब ध्यान दो कि कश्मीरी भाषा अगर देवनागरी में, तो यहां पे कैसे? वही
तर्क है यहाँ पे भी कि वर्तमान में इसका जो परिवर्तन है वह शारदा की तरफ झुकता जा रहा है। और शारदा लिपि क्या है, प्राचीन लिपि नहीं है ज्यादा, यह अभी फिलहाल में ही विकसित हुई लिपि है। किसमें, फिलहाल में ही विकसित हुई लिपि है। लगभग इसका अगर आरंभ देखोगे तो 11वीं या फिर 12वीं शताब्दी की आरंभ आपको मिलेगी शारदा लिपि की। और इसके जो प्राचीनतम रूप है वह कहां पे मिलते हैं, तो प्राचीनतम रूप का लिख लो कि इसके प्राचीन रूप हिमाचल प्राचीन रूप हिमाचल प्रदेश चंबा के प्रमुख लेख सराहा में मिलते हैं। अब ध्यान रखना इसको कि इसके प्राचीन रूप कहां पे मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबा में जो लेख लिखे गए, हिमाचल प्रदेश और जो चंबा शहर है, चंबा है, इसमें जो प्राचीन लेख लिखे गए इसके ऊपर सराहा नामक, उसमें इसके प्राचीन रूप देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करो, अगली लिपि नंबर 6। और अगली लिपि जो है बहुत ही सिंपल है, फारसी लिपि। लिपि क्या है, फारसी। नोट कर लो पहला पॉइंट, यह खरोष्ठी से प्रभावित है। यह खरोष्ठी लिपि से प्रभावित है। अब ध्यान दो, यह किससे प्रभावित है भैया, खरोष्ठी लिपि से प्रभावित है। खरोष्ठी लिपि से, यानी जितनी भी खरोष्ठी लिपि की पहचान है इसके साथ भी आती है। अब फारसी मैंने बोला तो फारसी बोलने का मतलब क्या है, उर्दू भाषा जो है वह किस में बोली जाती है, फारसी में, फारसी लिपि में लिखी जाती है। आपकी जो अरबी है, अरबी भी फारसी के अंतर्गत ही क्या होती है, बोली या फिर लिखी जाती है। अरबी भी लिपि जो है फारसी लिपि से ही पैदा हुई है, ध्यान रखना। उसके बाद यह लिख लो इसका कि इसे दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो यह पॉइंट नोट कर लो कि इसे कहां से कहां तक कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। यह पॉइंट आपके आज के कंप्लीट हुए। क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ाई, मैंने आपको बताया कि लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि का विकास कैसे हुआ, उसके बाद लिपि के विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, सबसे प्राचीन लिपियां कौन सी हैं, और भारत में प्रचलित प्रमुख 6 लिपियों का हमने आपसे जिक्र किया। उनके कुछ पॉइंट्स पे मैंने आपसे चर्चा की। एक एक पॉइंट मैंने बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछने का मन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां पर आइए, हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले किसी भी पेपर के लिए जिसमें हिंदी आती है, तो यह सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जरूर उनको फायदा पहुंचेगा, तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। और फिर कल मिलते हैं। कल की हमारी जो टॉपिक होगी वह होगी वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहला जो हमारा पहली हमारी जो टॉपिक होती है वह होती है स्वर। तो हम वर्ण विचार कल शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। और
इस टॉपिक को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।